So, hi everyone, let us begin with the MCQs objectives of Unit 2 Motion of Body in a Plane. ऑब्जेक्टिव्स करने के पहले आपका थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो पहले आप थ्योरी देखेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद आप MCQs पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑलवेज 45 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑलवेज 45। सेकेंड, हॉरिजॉन्टल रेंज 30 और 60। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम, तो 30 और 60 एंगल का सम 90 है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी सेम फॉर बोथ। इसी तरह अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री कोई से भी एंगल हो तो रेंज सेम। ऑलवेज रिमेंबर, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ये हमने पहले डिस्कस किया है। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है ना प्रोजेक्टाइल का, इस पर वेलोसिटी होती है मिनिमम। अगर वो केवल वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो मिनिमम, और अगर वो ये वर्ड यूज़ करते कि वर्टिकल वेलोसिटी तो वर्टिकल वेलोसिटी होती 0। पर फिलहाल उन्होंने पूछा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी मिनिमम। फिफ्थ, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन जो होता है बेटा वो 3 डायमेंशनल होता है। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वर्टिकल वेलोसिटी इज। अब देखो वर्टिकल बोला, दैट्स वाई आंसर आ जाएगा 0। तो याद रखिए वो हाईएस्ट पॉइंट पर केवल वेलोसिटी पूछते हैं या वर्टिकल वेलोसिटी, याद रखना। वर्टिकल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, बेटा हाइट का फॉर्मूला u² sin² थीटा बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखें 2u sin थीटा बाय g। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद रखें u² sin 2 थीटा बाय g। मैक्सिमम रेंज पूछा तो रेंज का फॉर्मूला ये दिख रहा है sin 2 थीटा। अगर आप 90 लेकर 1 ले लें मतलब sin 91 हो जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी u² बाय g, और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट भी u² बाय 2g। कैसे सर? तो आप अगर हाइट के फॉर्मूले में sin² थीटा 1 लेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम हाइट के लिए साइन की वैल्यू 1 और रेंज में भी साइन की पूरी वैल्यू 1 लेना। सिंपल सा एक मैच द कॉलम था। आगे हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की। तो फिर से पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो रेंज हो जाएगी 4 टाइम्स। कैसे? जो रेंज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है u² के। तो अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो रेंज 4 टाइम्स, और वैसे ही वर्टिकल हाइट भी 4 टाइम्स होगी, याद रखिएगा। इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी u cos थीटा। मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 और बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट नॉट डिपेंड्स ऑन, बेटा टाइम, हाइट, रेंज किसी भी फॉर्मूले में मास नहीं आता, याद रखिएगा। 2D मोशन में बॉडी का मोशन अलोंग द प्लेन होगा, अलोंग द प्लेन होगा। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बॉडी का इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में हुआ तो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे पर्टिकुलर हाइट से तो प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसीलिए उसका पाथ होगा पैराबोलिक। इसके बाद एक्सीलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। याद रखना अगर प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर पूछें एक्सीलरेशन तो वो ग्रेविटी के ही बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, ये एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली आगे आएगा रोटेशनल मोशन में, बट फिलहाल यहाँ दिया है, याद रखो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल है बेटा 2D मोशन का।
फिर से रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम हाइट का एंगल 90, मैक्सिमम रेंज का एंगल 45। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम पर हाइट डिफरेंट होगी। फिर से रिपीट हुआ है क्योंकि बार बार इसलिए दिया है क्योंकि आपको दिमाग में रहे, ये बहुत काम का है। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी 0 पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दोनों ही मिनिमम है, दोनों ही मिनिमम है, ये ध्यान रखिएगा। और बॉडी को अगर आप फ्रीली फॉल करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को फ्रीली फॉल करेंगे तो वर्टिकल उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। सर्कुलर मोशन पे बात करें, सेकेंड पार्ट इसका, जो सर्कुलर मोशन है बेटा, इसमें यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कांस्टेंट क्वांटिटीज़। बेटा याद रखिए, जब बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है। इसीलिए याद रखिएगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तो उसकी लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगी। अगला, तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेटा यूनिफॉर्म वर्ड बोला तो याद रखना, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे तो उसका एक्सीलरेशन ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है, जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम सभी ने याद किया है, mv²/r, या एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में दें तो m ω²r। तो इन सभी ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट है, mv²/r। आगे बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड। बेटा ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 सेकेंड। कैंसिल आउट करने पे आता है π/30। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, π/30 रेडियन पर सेकेंड। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं मैच द कॉलम में। टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड, फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड और एंगुलर एक्सीलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। काफ़ी आसान और सिंपल सा ऑब्जेक्टिव। अब बेटा हम बात करेंगे अगले पार्ट वेक्टर अलजेब्रा की। विच वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा याद रखिएगा कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है इनमें। तो इनमें वेक्टर क्वांटिटी स्पीड भी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, वर्क भी नहीं होगा, तो इनमें इम्पल्स इज द राइट ऑप्शन। आफ्टर दैट एक बात याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटीज याद रखने का तरीका एक ही है कि आपको क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इन जनरल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क, ये सब वेक्टर हैं। जबकि स्पीड, अच्छा एरिया जो होता है ना वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये बहुत ध्यान से सुन लो, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना। आगे बात करें हम लोग, सम ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम। याद रखना 2 वेक्टर का सम मैक्सिमम तब होगा जब उनके बीच का एंगल होगा 0 डिग्री और मिनिमम जब उनके बीच का एंगल 180। चूंकि मैक्सिमम पूछा तो एंगल होगा 0। इसके बाद अगला, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर इज 0। याद करिए 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब उनके बीच का एंगल 90 होगा। ये बहुत अच्छे से हमने थ्योरी में सीख लिया है। इसके बाद बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी।
यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। ए क्रॉस बी 0 तब होगा जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल हों। दो वेक्टर पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। याद रखिएगा। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? यस, करंट स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विच कैन नॉट हैव रिजल्टेंट एज अ 4 न्यूटन, बड़ा मज़ेदार ऑब्जेक्टिव है बेटा। इनमें से किसका रिजल्टेंट 4 न्यूटन नहीं हो सकता? ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को कैसे करें? दो वेक्टर आपको दिए हैं, अब आपको पता करना है इनमें से किसका रिजल्टेंट 4 होगा या नहीं होगा। याद रखिए, जो दो वेक्टर दिए हैं इनका सम, जैसे 2 + 2 4 और इनका डिफरेंस 2 - 2 0, तो 2 और 2 का रिजल्टेंट 0 और 4 के बीच कुछ भी हो सकता है। 0 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, और इनके बीच कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे 4 और 6 कहा तो इनका सम, 4 और 6 का सम होगा 10 और 4 और 6 का डिफरेंस होगा 2। तो 4 और 6 का रिजल्टेंट 2 और 10 के बीच कुछ भी पॉसिबल है। और सी ऑप्शन इसी तरह 2 और 6 है, तो 2 और 6 का सम है 8, 2 और 6 का डिफरेंस है 4। मतलब ए, बी और सी ये वो ऑप्शन हैं जिनका रिजल्टेंट 4 पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं 2 और 6 पे गौर फरमाऊं तो 2 और 6 का सम है 10 और डिफरेंस है 6, तो इनका रिजल्टेंट 6 और 10 के बीच होगा। पर 4 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है? तो अभी बताया करंट स्केलर है बेटा, बाकी सब वेक्टर है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए और कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, तो ये काफ़ी आसान है। आई वाले कंपोनेंट में आई कंपोनेंट का सम, जे वाले में जे का सम, तो सी शुड बी द राइट आंसर। इट्स अ वेरी इजी। आई वाले कंपोनेंट में आई का सम, जे वाले कंपोनेंट में जे वाले का सम। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, स्केलर प्रोडक्ट 0, तो इनके बीच का एंगल होगा 90। अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, तय बात मान के चलिए कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 13 ऑब्जेक्टिव जो है बेटा, अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो सी की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आप बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, इसमें एक मिसप्रिंट है, के कैप के साथ में मल्टीपल में ये लिखना चाहिए इनको सी के कैप, तो यहाँ सी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सी के कैप कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है। आप क्या करिएगा बेटा, आप इसका मैग्नीट्यूड मतलब √0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर किसके इक्वल लेंगे? 1 के इक्वल लेंगे, और इन सब की वैल्यू आप 1 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है बेटा। इससे सी की वैल्यू निकल जाएगी। वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा बेटा आपको। इसी तरह अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, टॉर्क। टॉर्क होता है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज, बेटा डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर इसीलिए है क्योंकि आंसर आता है स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमने पहले भी डिस्कस किया है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होगा। इस तरह के एमसीक्यूज काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, याद रखना। प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया है। आई कैप डॉट आई कैप इज़ ऑलवेज 1, आई कैप डॉट आई कैप इज़ ऑलवेज 1, जे डॉट के इज़ ऑलवेज 0, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0। आई क्रॉस के आता है मित्रों -j, ये ट्रिक मैंने निकालना सिखाइए। आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई। इनको अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपकी कॉपीज़ में मैंने ये प्रॉपर्टीज़ लिखवाई हैं, ज़रूर कर लीजिएगा।
टॉर्क, ये आगे जाके सीखेंगे, आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क। वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर का एफ वेक्टर, एफ क्यू वी क्रॉस बी, एल वेक्टर आर क्रॉस पी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। याद रखिए, ये कुछ नए फॉर्मूलेज आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, याद रखना होंगे इनको आपको। इसी तरह अगर हम आगे बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा याद रखना, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाले में आई का होता है, तो 2 का 2 में करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 4। ए वेक्टर बी वेक्टर का सम इजी है निकालना, आप निकाल सकते हैं बेटा। अगला, बॉडी पे 2 फोर्सेस 5 न्यूटन के लग रहे हैं और उनके बीच का एंगल है 120। हमने सीखा है अगर 2 वेक्टर इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल अगर 120 है दोस्तों, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर मतलब 5 न्यूटन ही होगा। यूनिट वेक्टर अगर निकालते हैं इसका, तो बेटा आप इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड निकालना सभी को आता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। अगला, मैग्नीट्यूड ऑफ नल और जीरो वेक्टर इज ऑलवेज जीरो, याद रखना बेटा। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें बेटा, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम जब उनके बीच का एंगल 0 हो और मिनिमम जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, ये हमने पहले भी बात की है। एक एमसीक्यू काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल दिया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इक्वल होगा √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब ए बी कॉस थीटा। कैंसिल आउट होगा ए बी, साइन के अपॉन में कॉस जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा √3 जो आता है 10 की टेबल में 60 पर, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 60। यहाँ पर मिसप्रिंट है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड देंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। अगला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर 0 और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर इज 0। ये कुछ एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बार और इसको रिवाइज करके लिख के याद करेंगे।